नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। क्राइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम वारदातों से आपको कराएंगे मुखातिब। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा सेक्टर 18 की मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद से मौके पर पहुंचे थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अभी ये नहीं पता चल सका है कि हत्या है और ये सुसाइड है या कोई हादसा है। इसकी फिलहाल अभी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर मामले का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जांच में पाया है कि देर रात मृतक व्यक्ति मल्टी लेवल पार्किंग में एक वीडियो शूट कर रहा था और अचानक बैलेंस खोकर नीचे गिर गया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और हालांकि उसके पास से जो मोबाइल मिले हैं उसकी मदद से व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मृतक यूट्यूब चैनल चलाता है और एक वीडियो के सिलसिले में मल्टी लेवल पार्किंग में गया था। सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने जानकारी दी है कि रात 8:30 से 9 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 18 स्थित मल्टी लेवल पार्किंग से एक 19 साल का युवक गिर गया। बता दें कि शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने काफी सीरियस चोटें आई थी जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इस मामले में। बता दें वहीं एएसपी ने बताया है कि मृतक के पास से उसकी आईडी के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, बस एक फोन मिला था जिससे खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके परिवार का पता लगाया जा सके। पूछताछ के दौरान मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी थी और युवक पार्किंग में खड़े होकर वीडियो बना रहा था और इसके लिए ग्रिल पर खड़ा हो गया था। इसी दौरान उसका शायद पैर फिसल गया होगा जिसकी वजह से असंतुलित होकर वो नीचे आ गिरा। कंक्रीट की पक्की जमीन पर उसका सिर लग जाने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। बता दें वो गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसे इलाज के लिए गंभीर चोटें आई थी गिरने के बाद उसे, और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई पुलिस। नगर थाना इलाके के सालूगंज मोहल्ले में रात बदमाशों ने पहले इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की कर दी। बता दें आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान दरवाजे से बाहर निकलकर एक महिला को बदमाशों ने चेहरे पर गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की पहचान मन्नू की पत्नी शहजादी खातून के रूप में की गई है। कुछ दिन पहले पड़ोसी से विवाद हुआ था। कहा जा रहा है कि उसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। घटना के बाद पुलिस एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में ले गई। महिला के पति हबीब ने बताया कि पड़ोसी सोनू ने शौचालय की टंकी के ढक्कन से विवाद कई दिनों से चल रहा था। इसी विवाद की घटना को अंजाम दिया गया। परिवार को शक है कि शौचालय की टंकी को ढकने के विवाद में गोली मारी गई है। घटना के दौरान महिला को जब गोली लगी तो स्थानीय लोग दौड़ पड़े। इस पर बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। घटना के संबंध में बिहार थाना अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मोहल्ले पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। परिजन घटना का कारण शौचालय की टंकी ढकने का विवाद बता रहे हैं। मौके से एक संदिग्ध से पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। जांच के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। पूरा मामला सामने आया इसी को लेकर। टंकी विवाद चल रहा था ऐसी जानकारी मिल रही है। लोगों का भी कहना है टंकी विवाद को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया जिसके चलते महिला को गोली मार दी गई है। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किए जाने पर मामला सामने आया है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में पार्किंग विवाद के चलते 3 लोगों ने पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया और उनकी बुरी तरह से घायल कर दिया दोनों को। मामला सुबह का बताया जा रहा है। बता दें इस पूरे मामले को लेकर तुषार नाम के पीड़ित ने मानसरोवर पार्क थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक शाहदरा के रामनगर एक्सटेंशन में अपने परिवार के साथ रहने वाले पीड़ित
तुषार ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे एक पड़ोसी ने उन्हें ये सूचना दी। उनके पिता सूरज के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। इसके बाद तुषार अपने घर से निकलकर बाहर गली में पहुंचे तो 3 लोग उनके पिता के साथ मारपीट कर रहे थे। तीनों आरोपी के नाम संजय शर्मा, गौरव शर्मा, पीयूष शर्मा बताए जा रहे हैं और पीड़ित के ही पड़ोसी हैं। तुषार ने मौके पर पहुंचकर अपने पिता को बचाया और इसके विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ भी गाली गलौज की, मारपीट करना भी उसके साथ शुरू कर दिया। तुषार ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपियों ने उस पर पत्थर और सिल्ली से कई बार वार किए। उसके सिर पर भी बुरी तरीके से चोटें आई हैं। बता दें, तुषार ने बताया कि आरोपी ने उससे कहा कि इसी गली में ऑटो खड़ा करना मना है और ऐसा करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे में वो अपना बचाव करते हुए घर में घुस गए, लेकिन 3 आरोपी घर में भी आ गए और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। तुषार ने इस पूरे मामले को लेकर मानसरोवर पार्क थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग धाराएं जोड़ते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शख्स के साथ मारपीट की गई है, पार्किंग विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है और साथ ही आपको बता दें बेटा पहुंचा था बचाने के लिए, लेकिन लगातार मारपीट जो थी वो जारी थी। चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कभी ना कभी चोर कोई गर्दन तक पहुंच जाते हैं। इसी एक बनगनी हमें कोटा में देखने को मिली है। बता दें, जहां पुलिस शिकंजे से बचने के लिए चोर 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि उन्हें अब कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर जाकर वो धीमे पड़ गए, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई धीमी नहीं की और आखिरकार वो कोटा जीआरपी के हाथों धरे गए। कोटा जीआरपी ने 3 शातिर चोरों को ट्रेन से सफर करने के दौरान पकड़ा है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के बेलगांव से 4 लाख की चोरी करके फरार हुए चोर कोटा में धर दबोचे गए हैं। आरोपी एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली की ओर आ रहे थे और अब तक लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। कोटा जीआरपी ने ट्रेन में तलाशी के दौरान तीनों संदिग्धों को पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा सके। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने तीनों से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ उगल दिया। चोरों के पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए की बरामदगी की है। जीआरपी सीआई मनोज कुमार ने बताया कि मसला व्यापारी के यहां काम करने और 3 लड़के चोरी करके भागे थे और इसकी सूचना जीआरपी कंट्रोल रूम अजमेर को मिली थी, जिसमें बताया गया है कि कर्नाटक के बेलगांव में 11 अक्टूबर को मसाला व्यापारी के यहां काम करने वाले 3 लड़के चोरी करके भागे हैं और ट्रेन से दिल्ली की ओर आ रहे हैं, जिस पर जीआरपी कोटा की टीम ने ट्रेन में चेकिंग करवाई और चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध नाम अहमद, सलमान और नदीर से जीआरपी से पूछताछ की गई। तलाशी में उनके पास से चोरी के 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा फिलहाल के लिए। तो शिकंजे से बचने के लिए वो 1000 किलोमीटर तक सफर तय कर चुके थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोटा सहित राजस्थान में क्राइम का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोटा के एक युवक को 4 बदमाश द्वारा फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया गया। अपराधी उसे लेकर कोटा से टोंक तक पहुंच गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, उनकी गाड़ी को भी टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए, लेकिन प्रयास जरूर किया उन्होंने। हालांकि एक के बाद एक नाकाबंदी की गई और आखिरकार वो पकड़े ही गए। बदमाशों ने कोटा निवासी नर्सिंग स्टूडेंट जो युवक मेला देखने गया था, उसी समय उसका अपहरण कर लिया। कोटा पुलिस ने बताया कि महावीर नगर थाना क्षेत्र से देर रात बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाश उसे उठाकर बूंदी जिले की तरफ लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली थी। कोटा पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस को सूचना दी और नाकेबंदी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद कोटा से बूंदी होकर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की गई। लालसोट हाईवे पर पुलिस की नाकाबंदी देख बदमाशों ने टोंक पुलिस की गाड़ी को
सामने से टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बदमाश युवक को गाड़ी में ही छोड़कर भाग निकले। टोंक पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि साइबर सेल से सूचना मिली थी कि कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र से एक युवक मनीष मीणा का अपहरण किया हुआ है। युवक को दिल्ली नंबर की गाड़ी से 4 व्यक्ति लेकर गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी बदमाश टोंक सीमा में आ रहे हैं। उसके बाद बदमाशों ने टोंक पुलिस को भी चकमा दे दिया। उसके बाद सूचना आगे बढ़ी और टोंक सदर और बरौनी थाने की नाकेबंदी को तोड़ते हुए बदमाश दौसा लालसोट हाईवे की तरफ जा रहे थे, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबंदी की हुई थी और तड़के करीब 4:30 बजे के करीब दिल्ली नंबर की गाड़ी ने उनकी टोंक पुलिस की गाड़ी से टक्कर मार दी। रात से लेकर सुबह तक ये घटनाक्रम चलता रहा। पुलिस ने फिर आगे नाकाबंदी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस बार पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने यह भी पुलिस को चकमा दे दिया और फरार होने का प्रयास लगातार किया। पुलिस ने उनका पीछा किया और बदमाशों ने पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद जब बदमाशों को लगा कि बच नहीं पाएंगे तो वो युवक को छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ ही लिया आखिरकार। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि आप नेता द्वारा गुजरात के सूरत के बारडोली शहर पुलिस थाने में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। उनकी कार से 20 लाख रुपए चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन एक राहगीर के हस्तक्षेप के बाद लुटेरे वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। इसी बीच पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के बारे में आयकर विभाग को सूचित कर दिया और ये भी जांच कर दी है कि नकदी का स्रोत क्या था और किस उद्देश्य से इतना पैसा ले जाया जा रहा था। बारडोली पुलिस उप निरीक्षक एमजे राठौड़ ने बताया कि आगामी चुनाव के लिए बारडोली विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनकी कार से 20 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया, लेकिन सामरी आदिल मेमन ने लुटेरों का पीछा किया, जिसके बाद वो बैग छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में सोलंकी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपकी शिकायत गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उठे विवाद का बचाव किया और बीजेपी नेता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो साल भर देश का अपमान करते रहे और जिसे चाहते हैं उसे गाली दे देते हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि इटालिया के वीडियो जारी करने और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लेना ही दिखा था। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में आपके बढ़ते जनाधार से कितनी डरी हुई है। तो 20 लाख चोरी करने की ये कोशिश की गई थी, इसको लेकर आप उम्मीदवार की गाड़ी से की गई थी ये कोशिश।
तो पूरा ये मामला सामने आया है इसको लेकर। बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस एक खनन माफिया को पकड़ने के लिए उत्तराखंड के काशीपुर पहुंची थी। पुलिस की ओर से बताया गया कि यहां एक घर में खनन माफिया छिपा हुआ है और स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प हुई है। इसी दौरान वो फायरिंग भी हुई है और बता दें इस फायरिंग में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। अब इस मामले में मृतका की पत्नी का बयान सामने आया है। मृतका के पति गुरताज सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी थी, जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ऐसा ना हो। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह पुलिस सरकार के अंदर है। मैं सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता हूं। गुरताज सिंह ने यह भी कहा कि वो तो सरकार के जनप्रतिनिधि में थे और फिर भी उनके साथ ये सब हुआ। ये घटना देर शाम की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक खनन माफिया को पकड़ने के लिए उत्तराखंड के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। यूपी पुलिस ने कहा कि बदमाश घर में घुस गए थे और अंदर क्रॉस फायरिंग कर दी। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद कहा कि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। इस घटना में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई है और मुरादाबाद पुलिस के 5 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस खनन माफिया को पकड़ने गई थी वो भी मौके से फरार बताया जा रहा है। खनन माफिया पर 50,000 रुपए का इनाम है। पहले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह सवाल उठ रहा था कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया। हालांकि एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने बताया है कि हमें मुरादाबाद पुलिस से आपातकालीन सूचना मिली थी कि वो वंचित अपराधी को गिरफ्तार के लिए आएंगे, तो सीधे तौर पर ही उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है और सीबीआई की जांच की मांग की गई है। इसमें पति ने यह कहा है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो महिला को ये गोली मार दी है, क्रॉस फायरिंग की गई है। एक तरफ उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जफर घायल हो गया है। इनामी बदमाश जफर ए पैर में गोली लगी है। बता दें इस मुठभेड़ में एक सिपाही के घायल होने की भी खबर मिली है। फिलहाल पुलिस ने इनामी बदमाश जफर को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ मुरादाबाद के पाक बड़ा इलाके में हुई है। मुरादाबाद पुलिस ने बदमाश जफर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। बता दें गौरतलब है कि इससे पहले बदमाश जफर की तलाश में उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि अवैध खनन के मामले में बदमाश जफर का आपराधिक इतिहास जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि बदमाश जफर के पैर में गोली लगी है और इसका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया था। आगे की जांच फिलहाल के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि बदमाश जफर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के भरतपुर से फरार हो गया था, जहां कुछ दिन पहले यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। वहीं एसएसपी हेमंत कुटेलिया ने बताया कि बदमाश जफर दिल्ली भागने की कोशिश में था। कैलसा रोड पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। बदमाश जफर मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में कंकर खेड़ा का रहने वाला है। आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा पुलिस ने पिछले दिनों बदमाश जफर की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान ठाकुरद्वारा पुलिस और एसओजी की टीम यूपी की सीमा पर उत्तराखंड चली गई। वहां पर हुई फायरिंग में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो गई थी। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने ठाकुरद्वारा पुलिस के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। हालांकि जफर फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। तो मामले की जांच में जुट गई है फिलहाल पुलिस। आपको बता दें 1 लाख रुपए के इनामी जफर के पैर में ये गोली लग गई थी। इसको लेकर फिलहाल मामले की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की एक लड़की का
दुपट्टा खींचना, उसका हाथ पकड़ने और विरोध करने पर धमकी देने के आरोप लड़के को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 23 साल के आरोपी लड़के को सजा सुनाते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध में बढ़ोतरी हुई है और इसका पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों और यहां तक कि समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि वो इस धारणा के तहत ही घर के और आसपास के क्षेत्र में बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और यह समाज के एक खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला है। कोर्ट ने आगे कहा, इस तरह की घटना से पीड़िता, उसके परिवार के सदस्यों और लोगों के मन में दहशत फैलती है और लंबे समय तक एक निशान छोड़ देती है। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा गया कि बच्ची ने शुरू के स्कार्फ कहा था ना कि दुपट्टा, इसलिए उसका संस्करण असंगत था और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ और दुपट्टे में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों गले के पास उपयोग किए जाते हैं, एक ही तरह के कपड़े हैं जो महिलाएं पहनती हैं, इसे कोर्ट फर्क नहीं कह सकता। भले ही पीड़ित ने कहा एक बार स्कार्फ और दूसरी बार दुपट्टा कहो। घटना 1 दिसंबर 2017 की बताई जा रही है, जब लड़की बाजार जा रही थी। उसने कोर्ट को बताया है कि आरोपी घर के सामने खड़ा रहता था और उसके परिवार वालों ने लड़के फटकार भी लगाई थी। बता दें, कोर्ट ने कहा कि यह साबित हो गया है जब पीड़िता बाजार गई तो आरोपी ने उसका दुपट्टा खींचा और उसका हाथ भी पकड़ लिया। आरोपों को साबित करने के लिए यह पर्याप्त है कि आरोपी ने पीड़ित की शील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। साथ ही कोर्ट ने कहा, घटना से पहले आरोपी उसके घर के सामने खड़ा था और इशारा करने के साथ साथ उसका पीछा करता था। तो ये पूरा मामला सामने आया है और बता दें कि कोर्ट ने 3 साल जेल में रहने की उसे सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है फिलहाल के लिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नाराज पत्नी को मनाने गए पति ने पत्नी को जिद के चलते उसकी हत्या कर दी। मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का बताया जा रहा है, जहां मनीराम नाम के युवक ने अपनी पत्नी के घर में ही उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वजह बस इतनी बताई जा रही है कि वो नाराज पत्नी को मनाने अपने ससुराल आया हुआ था और यहाँ बाकायदा 4 दिनों तक अपने पति को मनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी तक पत्नी के वापस ससुराल नहीं जाने की जिद पर पति ने उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी को नारायणपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस दंपति के नई शादी हुई थी और दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। फिलहाल आरोपी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी ने बताया कि दंतेवाड़ा की रहने वाली मंजू लेकामी की शादी नारायणपुर जिले के ओरछा में रहने वाले मनीराम से हुई थी। मंजू अपने ससुराल में रह रही थी और लेकिन पति के साथ घरेलू विवाद होने के चलते वो नाराज होकर दंतेवाड़ा अपने मायके आ गई, जिसके बाद उसके पति मनीराम भी दंतेवाड़ा आया और यहाँ बाकायदा 4 दिनों तक रुककर अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता रहा और वापस चलने को कहा, लेकिन दोनों के बीच विवाद होता रहा। इसी बीच 4 दिन बाद जब महिला के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे, इस दौरान मनीराम ने अपने पत्नी मंजू की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जिसके बाद परिजन ने घर पहुंचकर मंजू की लाश देखकर इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी और अपने दामाद पर आशंका जताते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस की टीम ने घटना के कुछ ही घंटे बाद तुमनार इलाके से आरोपी मनीराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर मनीराम ने बताया कि शादी के बाद से अक्सर दोनों के बीच घरेलू विवाद होता रहता था, लेकिन इस बार वो नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। मान मुनवल के बाद भी वापस आने को तैयार नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई और वो मौके से फरार हो गया था। फिलहाल घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। करवा चौथ के पर्व पर महंत की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक LIG एजेंट पर लगा है और आरोपी पुलिस में गिरफ्त में है। पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच की तो पता चला कि आरोपी की पत्नी उससे लड़ाई करके अपने मायके चली गई थी और करवा चौथ के दिन भी वापस नहीं आई। इस बात पर आपा खोकर पवन पांडे ने अपना गुस्सा महंत की पत्नी पर निकाला और उसे इतना मारा कि महिला ने दम तोड़ दिया। मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के नंदीग्राम भरत कुंड का बताया जा रहा है। दरअसल आरोपी पवन पांडे की पत्नी 2 दिन पहले हनुमान मिलन मंदिर के तहत के पास पहुंची थी। महंत की पत्नी से करवा चौथ की पूजा का सामान घर भिजवाने के लिए कहा था। उसी शाम पवन और पत्नी का झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो अपने मायके चली गई। महंत की पत्नी इस बात की अनजान थी, इसलिए महिला को सामान देने उसके घर पहुंच गई। घर पर पत्नी तो नहीं मिली, लेकिन पवन ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि पवन पांडे ने लोहे के सब्बल और लाठी से उसकी पीट कर हत्या कर दी। पवन पांडे के पड़ोसी कमलदीप ने जानकारी दी कि 2 दिन पहले आरोपी का झगड़ा उसकी पत्नी से हो गया था। इसके तुरंत बाद महिला घर से निकलकर रोड पर भाग गई। पड़ोसी का मानना है कि अपनी पत्नी के घर छोड़ने का गुस्सा उसने महंत की पत्नी पर उतार दिया। पड़ोसी ने बताया है कि पवन बीते 2 साल से घर में ही रह रहा है और बाहर नहीं निकलता है। पवन पर बीमा के नाम पर लोगों का पैसा खाने के भी आरोप लगे हुए हैं, इसलिए कुछ लोग पैसा मांगने उसके घर भी आ जाते हैं। तो बता दें, महंत की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया पवन ने। बुरी तरह से उसे लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। जिले के नगर थाना में एक युवक पहुंचा, जहां युवक ने कहा कि उसने अपने ही दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और युवक के इस कबूलनामे को सुनकर थाना की पुलिस हैरान रह गई। कुछ देर के लिए पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने युवक को तुरंत हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। बता दें कि डेड बॉडी की खोज में युवक पुलिस को घुमाता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन में उस समय सभी लोग हक्के बक्के रह गए, जब एक युवक ने पहुंचकर कहा कि साहब, मैंने अपने एक दोस्त की हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। युवक के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। युवक ने बताया कि उसने मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले के रहने वाले अपने ही दोस्त रोशन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया और वहीं टाउन थाना की पुलिस आनन फानन में मीठनपुर थाना को सूचना दी गई। सूचना पर मीठानपुर थाना श्रीकांत प्रसाद ने युवक को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछा, जिसकी हत्या हुई है उसकी डेड बॉडी कहाँ है? युवक ने कहा कि मेरे साथ चलिए, हम बताते हैं आपको। इसके बाद युवक ने पुलिस को तबीयत से घुमाना शुरू कर दिया। युवक मीठनपुरा पुलिस को बदल बदल कर जगह बताता रहा, कभी ये मोहल्ला बताया तो कभी दूसरे इलाके में ले जाया। इसी तरह से लगभग घंटों युवक को पुलिस लेकर घूमती रही, लेकिन डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। बाद में गहनता से जांच करने पर पता चला कि युवक मानसिक रूप से परेशान है, घर से भागा हुआ है। उसकी पहचान नगर थाना इलाके के बनर्स बैंक चौक के इमामगंज निवासी मोहम्मद इसराइल के पुत्र शमशाद उर्फ छोटू के रूप में की गई है। वहीं परिवार वालों की माने तो युवक अधिक नशा करता है। नशा करने के कारण शमशाद का दिमागी हालत सही नहीं रहती। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। युवक की
पर बारीकी से छानबीन की जा रही है फिलहाल के लिए। बता दें, युवक ने अपने कबूलनामा जब ये किया तो पुलिस काफी हैरान रह गई युवक को देखकर। एक तरफ तो थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी के नौबतपुर में एक भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी चचेरी बहन के साथ गैंगरेप किया। बता दें कि कोचिंग से जाने के दौरान भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान लड़की का वीडियो भी बना लिया गया, वायरल करने की धमकी दी गई। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में लड़की का बयान दर्ज कराया है। पीड़िता ने मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र में दर्ज कराया है। इसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों को नाबालिग बताते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया है कि करीब 10 बजे वो अपनी साइकिल से घर से कोचिंग के लिए निकली थी। इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ने पर उनके चचेरे भाई और उनके एक दोस्त ने मिलकर जबरन उसका रास्ता रोक लिया। जबरदस्ती दोनों ने उठाकर पास के एक बगीचे में ले जाया गया जो सुनसान था। वहां ले जाकर दोनों ने मिलकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि दुष्कर्म करने के बाद उनके चचेरे भाई ने इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे डाली। लड़की के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और लड़की को अर्धनग्न अवस्था में किसी तरह से घर पहुंचाया। घटना के बाद जब पीड़िता ने अपने घर वालों को पूरी कहानी बताई तो लड़के के परिजनों ने लड़की और उनके पिता का वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दे डाली। नौबतपुर थाना प्रभारी दीवान इकराम ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है फिलहाल के लिए। उन्होंने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही नाबालिग थे, इसलिए इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, पीड़िता के माता पिता को भी धमकी दी गई है। इस मामले में जान से मारने की धमकी दी गई है और वायरल वीडियो करने की भी धमकी इस मामले में दी गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने क्रेडिट कार्ड सेवाओं को एक्टिव करने के नाम पर लोगों को ठगने के लिए फास्टैग का उपयोग करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से लग्जरी वाहन और अन्य एसयूवी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने 1 महीने से भी कम समय में लोगों से 80 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस द्वारा एक मर्डर केस की छानबीन करने के दौरान यह मामला उनके संज्ञान में आया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गैंग रेप का एक सदस्य हत्या के आरोपों के साथ रह रहा था। पुलिस ने 22 वर्षीय मोहम्मद जाहिद शख्स के लैपटॉप, मोबाइल, कार्ड स्वाइप मशीन और कई सिम कार्ड के साथ पकड़ा है। जब पुलिस ने उसके सामान के बारे में पूछा तो जवाब नहीं दे पाया। जब पुलिस ने उससे कड़ी कार्रवाई से पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कराने और अन्य सेवाओं के नाम पर लोगों से ठगा करती है। बता दें, उस गैंग के सरगना पवन सिंह के फर्जी खातों के प्रबंध का काम सौंपा गया था। इसके बाद उसने पुलिस को अपने साथी रवि मित्तल का नाम भी बताया जो पीड़ितों के खाते का उपयोग करके फास्टैग वॉलेट बनाता था। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि ये गिरोह धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करता था। रवि पंप संचालक की मिलीभगत से कार्ड स्वाइप मशीन का इस्तेमाल कर हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर फास्टैग वॉलेट से पैसे निकालता था। इसके बाद वो लोग इस पैसे को आपस में बांट लिया करते थे। पुलिस आयुक्त ने कहा, रवि विभिन्न वाहन नंबरों का उपयोग करके आईडीएफसी बैंक का फास्टैग बनाया करता था। उन्होंने बताया कि वो उन लोगों को निशाना बनाया करते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में क्रेडिट कार्ड लिया है। और बता दें, गिरोह का एक सदस्य इन लोगों के कार्ड एक्टिवेट कराने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और सालाना चार्ज माफ कराने के नाम पर फोन किया करता था। और एक बार उनका विश्वास जीत लेने के बाद वो उनसे उनकी कार्ड डिटेल और ओटीपी मांगकर फास्टैग बनाया करते थे। इस फास्टैग को बनाने के लिए आरसी और ओटीपी की जरूरत होती है। पुलिस ने बताया कि इसके बाद वो क्रेडिट कार्ड के पैसों को फास्टैग वॉलेट में ट्रांसफर करा लेते थे
आरोपी ने एक करंट अकाउंट भी बनाए रखा था जिसमें वो सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया करते थे। बता दें आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस कर रही है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फास्टैग वॉलेट से ठगी का यह मामला सामने आया है फिलहाल के लिए। राजनीति में नेताओं के बयान पर और उसके रिएक्शन हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। खासकर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं का व्यवहार तो माने तो अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले भिंड के मेहगांव से विधायक और प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जातिवाद को लेकर सार्वजनिक मंच से बयान दिया था। तो वहीं मेहगांव जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष बीजेपी नेता शैलेंद्र ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें अपमान की तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें से जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष का पोस्टर तोड़कर उस पर पेशाब करते हुए नजर आए। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में फेरबदल करते हुए देवेंद्र सिंह नरवरिया को भिंड जिले के अध्यक्ष बनाया था। उनका प्रथम जिला आगमन था और मालनपुर गोहाल मेहगांव रास्ते में जगह जगह स्वागत भी हुआ, लेकिन देर रात मेहगांव जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्ष का अपमान करते हुए कैमरे में कैद हो गए। वो टोल प्लाजा पर अपनी कार से उतरे जहां बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत बैनर लगा हुआ था। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भदौरिया ने पहले उस बैनर को तो तोड़ा, फिर जमीन पर पटका। शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने यही नहीं रुके, उन्होंने पोस्टर को जमीन पर फेंकने के बाद उस पर पेशाब भी कर दिया। इस अपमान के पीछे की वजह जातिवाद चीज है और गुटबाजी कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी ये हरकतें टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गईं। अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं मामले को लेकर फोन पर हुई बातचीत में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि उनकी गाड़ी बैनर से टकरा गई, इसलिए उन्होंने सिर्फ बैनर को उठाकर अलग रख दिया। हालांकि अब वो अपनी सफाई में कुछ भी बोलें, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें उनके बयान की हकीकत खुद बयान कर रही हैं। गौरतलब है कि इसी तरह सुर्खियों में आने वाले पहले नेता नहीं हैं। इससे पहले राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने क्षेत्रीय समाज के दशहरा मिलन समारोह में सार्वजनिक मंच से कहा था कि चंबल में राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्रीय समाज का कब्जा बड़ा है। उन्होंने दूसरी जातियों द्वारा क्षेत्रीय समाज को दबाकर रखने के आरोप भी लगाए थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले मेमोरी फोम मैट्रेस को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नशा मुक्ति अभियान की घोषणा किए जाने के बाद एमपी में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती के खुलासे हो रहे हैं। खास बात यह है कि गांजे की खेती के माध्यम से बड़े बड़े तस्कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का लालच देकर उन्हें बरगला रहे हैं। किसान अधिक मुनाफा हासिल करने के चक्कर में कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ साथ तस्करी रोकने की भी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कई जिलों में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए गांजे की खेती के बड़े रैकेट का पता लगाया। अलीराजपुर एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया, सोनवा थाना
क्षेत्र के छोटी हथवी इलाके में स्थित लड़वी फलिया में गांजे की खेती की सूचना मिली थी। जब सूचना की तस्दीक की गई तो पुलिस के कान खड़े हो गए। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई किसान गांजे की खेती कर रहे थे। पुलिस ने दल बल के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक गांजे के पौधे जब्त किए। इस मामले में जोगार सिंह, पत्तू भांगड़ा नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। किसानों के खेत से 1103 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। आमतौर पर गांजे की खेती और पहाड़ी इलाकों में की खेती की पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सके। अलीराजपुर पुलिस ने भी पहाड़ी और नाला क्षेत्र के दुर्गम मार्ग पर चलते हुए 1103 पौधे जब्त किए। सभी आरोपी कपास की खेती के बीच गांजे के पौधे लगाकर खेती कर रहे थे। 1 महीने के भीतर गांजे के पौधे की कटाई होने वाली थी। अलीराजपुर एसपी मनोज सिंह ने इस बात की माना है कि गांजे की खेती के पीछे बड़े तस्कर का हाथ हो सकता है, इसलिए आरोपियों की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाके में और भी गांजे के पौधे होने की सूचना मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम छापा मारने की तैयारी फिलहाल के लिए कर रही है। पुलिस को ये बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बता दें, गांजे की खेती का बड़ा रैकेट पुलिस ने धर दबोचा है। इंदौर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त की 2 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। वहीं बच्चे के साथ गलत काम किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। चंदननगर इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग के चौकीदार की 2 साल की बच्ची को सोते हुए मासूम के पिता का दोस्त एक ड्राइवर उठाकर ले गया। बच्ची उस वक्त मां के पास सो रही थी। दरअसल बच्ची के लावारिस पड़े होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस ने सूचना दी गई और पुलिस ने बच्ची को लेकर परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एएसपी बीपीएस परिहार ने बताया कि फरियादी द्वारा अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। तत्काल सूचना पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पूछताछ करने पर पता चला है कि फरियादी का एक परिचित है, जिससे उनके घर आना जाना रहता है। फिलहाल काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया है। क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर एक संदिग्ध दिखाई दिया, जो फरियादी का परिचित निकला। उसे पुलिस द्वारा तलाश करने पर नशे की हालत में हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर बच्ची का अपहरण करना स्वीकार किया गया है उसके खिलाफ। बता दें, फिलहाल आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी जांच सामने आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बच्ची के माता पिता इलाके के एक निर्माणाधीन बंगले में चौकीदारी के लिए बाहर से रहने के लिए इंदौर आए थे। वहीं आरोपी भी बच्ची के पिता का परिचित है और धार जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी पत्नी का 3 साल पहले देहांत हो चुका था, जिसके बाद से आरोपी नशे की हालत में ज्यादा रहता था। तो बता दें, नशे की हालत में था युवक और बता दें उसने अपने दोस्त की बेटी का अपहरण कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। भरतपुर जिले के भसुआर थाना इलाके के पैथना गांव में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में पिता सहित उसके 2 बेटों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते आ रही है और जिसको लेकर दोनों पक्षों में आपसी भिड़ंत हो गई। इस घटना में दूसरे पक्ष के 2 लोग भी घायल हुए हैं। ये घटना पथेना गांव की है और यहां पर विजेंद्र और धर्मेंद्र के परिवार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। इस पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। विजेंद्र पक्ष की तरफ से विजेंद्र उम्र 55 साल, उसका बेटा हेमू 28 साल, बेटा किशन 24 साल। किशन भरतपुर में आरसी में तैनात था। वहीं दूसरे पक्ष में धर्मेंद्र उम्र 21 साल और सत्येंद्र उम्र 17 साल। दोनों पक्ष गांव के बीच सड़क पर आकर एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर करीब 10 मिनट तक फायरिंग की। दोनों पक्षों में फायरिंग होते देख गांव के लोग घरों में छिप गए। इसके साथ ही उन्होंने घर के गेट बंद कर लिए और इस घटना के में मौके पर विजेंद्र, हेमू, किशन की मौके पर ही मौत हो गई और धर्मेंद्र और सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं भरतपुर जिले के
भुसवार थाना इलाके के पथेना गांव में हुई इस घटना को लेकर बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरत के पथेना गांव की घटना पर ट्वीट कर लिखा है, इसलिए राजस्थान बन रहा है अपराध स्थान। तो सीधे तौर पर गहलोत सरकार पर वो निशाना इसमें साधते हुए आया। दो पक्षों के बीच ये फायरिंग का मामला सामने आया है। बुरी तरह से इसमें घायल भी हुए हैं कई लोग। मेदांता रोड पर रेल के आगे कूदकर जान देने वाले जयपुर निवासी गोपाल सिंह के मामले में रेलवे पुलिस की तफ्तीश में साइबर ठगों का गिरोह का खुलासा हुआ है। बता दें, रेलवे और जीआरपी पुलिस अध्यक्ष प्रदीप मोहन ने खास बातचीत में बताया है कि सोशल मीडिया पर साइबर ठगों का गिरोह वर्चुअल हनी ट्रैप के जरिए लोगों को शिकार बनाया करता था। इस गिरोह में गोपाल सिंह को हनी ट्रैप किया और उसे 4 लाख रुपए वसूले और रुपए की मांग की गई तो गोपाल सिंह ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। रेलवे पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गोपाल सिंह ने क्षतिग्रस्त मोबाइल से साइबर ठगों का खुलासा हुआ। मेवांत गैंग द्वारा फर्जी अश्लील वीडियो से सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर अगले व्यक्ति को वीडियो रिकॉर्ड कर उसके स्क्रीनशॉट भेजकर रुपए मंगवाने के खेल को अंजाम देने वाले गैंग में शातिर युवक अनपढ़ है, लेकिन उसे आज की टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान है। जीआरपी पुलिस अध्यक्ष प्रदीप मोहन ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप के लिए शिकार को फर्जी सिम के वीडियो कॉल करते थे और इनके पास जितने भी सिम मिली हैं वो सभी सिम असम की एक्टिवेट सिम हैं, जो भी 1500 से 2000 में इनको मिल जाती हैं और उस सिम नंबर से ये बैंक अकाउंट भी खोल लेते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी सुनसान जगह पर बैंकों के एटीएम खुले हुए हैं जो इस तरह के अपराधियों के सहयोग किए जाते हैं, जिसमें अपराधी वारदात को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल उर्फ हुगली पुत्र स्वरूप खान निवासी जिला भरतपुर, रहमान खान उर्फ रहमू, हैदर अली पुत्र कमलाउद्दीन शामिल हैं। बता दें, गैंग के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने खुद की लड़की के नाम की फेक प्रोफाइल बनाई जाती है और जीआरपी पुलिस के मुताबिक इस प्रकार की ठगी में आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम के जरिए आपके पास एक लड़की की वीडियो कॉल आती है जो पूर्व में उनके मोबाइल स्क्रीन पर अपलोड की हुई होती है और आपको लगता है कि लाइव वीडियो चल रही है। तो बता दें, सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों को निशाना बनाया करते थे और ये पूरा मामला इसी को लेकर सामने आया। हनी ट्रैप गैंग का ये खुलासा हुआ है। नौसेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत एक शख्स पर उसकी एक 19 वर्षीय कॉलेज फ्रेंड की शिकायत के आधार पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि कफ परेड पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी जो दक्षिण मुंबई में नौसेना नगर में INHS अश्विनी के पास एक हॉस्टल में रहती है। बता दें, उसने इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अधिकारी ने बताया कि छात्रों ने अपनी शिकायत में कहा कि वो दोपहर को नेवी नगर में अपने पिता के पुराने दोस्त से मिलने गई हुई थी, जहां वो अपने 29 वर्षीय दोस्त से भी मिलने और जो कि नेवी में काम करता है। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और फिर वो न्यू नेवी नगर में उसके क्वार्टर पर उससे मिली और पुलिस अधिकारी ने बताया क्वार्टर पर शख्स ने किशोरी का रेप किया और इस पर उसने किशोरी से इस बात को किसी और को बताने की भी धमकी दी और आरोपी ने कहा कि यदि उसने ऐसा किया तो इससे उसकी ही छवि खराब होगी। हालांकि हॉस्टल पहुंचने पर उसने इसके बारे में अपने दोस्त, हॉस्टल इंचार्ज और अपने माता पिता को भी बताया। अधिकारी ने बताया कि लड़की 2020 से उस शख्स को जानती थी। उस दौरान पीड़िता अपने परिवार के साथ INS तुनीर करंजा में रहती थी और दोनों लॉकडाउन के दौरान दोस्त बने हुए थे। हालांकि 2022 में पीड़िता नेवी नगर में शिफ्ट हो गई और आरोपी भी उसी क्षेत्र में काम के सिलसिले में आया हुआ था। आरोपी पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है फिलहाल के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर में देर रात भारी बवाल हो गया, जहां खनन माफियाओं को पकड़ने गई यूपी पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फायरिंग में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत हो गई। उधर इस पूरे मामले को लेकर दोनों राज्यों में पुलिस आमने सामने आ गई है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के 10 से 12 जवानों पर हत्या के मामले दर्ज कराए हैं। अब इस मामले में उधम सिंह नगर और एसएसपी का बयान भी सामने आया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि कुंडा पुलिस थाना को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि वो यहां किसी इनामी अपराधी को पकड़ने आए थे। उस दौरान यहां स्थानीय लोगों के साथ काफी झड़प हो गई। आपसी फायरिंग में हुए तत्काल हमारी फोर्स रवाना की गई। उन्होंने आगे बताया, एक स्थानीय महिला को गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में मृतक घोषित कर दिया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की गई है। तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी घटना में घायल हुए हैं। बता दें, ये बताया जा रहा है उत्तराखंड के कुंडा गांव में फायरिंग की ये घटना हुई है। इसके बाद यूपी पुलिस के 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 50,000 के इनामी खनन माफियाओं को पकड़ने गई एसओजी टीम पर ग्रामीण ने बड़ा हमला किया। हमले में 5 एसओजी के जवान घायल हुए हैं। इसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 2 जवानों को गोली लगी है। दरअसल बीते दिनों ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा खनन विभाग की टीम पर हमला कर भागने के बाद मामला सामने आया। तब एसडीएम और खनन टीम के साथ मारपीट हुई। इस मामले के केस दर्ज हुआ है। इससे पूर्व 13 लोगों को पुलिस इस मामले में जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है ठाकुर द्वारे में की गई एसओजी टीम पर फायरिंग करते हुए खनन माफिया उत्तराखंड बॉर्डर से होकर भागा है। तो ये पूरा मामला सामने आया। इसको लेकर बता दें, इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। काशीपुर की घटना पर एसएसपी ने ये बयान दिया है और उनका बयान भी इसमें सामने आया है। इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए आए थे ये लोग। बिहार के बेगूसराय में एक लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। मामला शहर के साहेबपुर कमालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब इस पूरे मामले की पूरी जानकारी लड़की के परिवार को मिली तो लड़के ने शादी से मना कर दिया। लड़की के परिजन ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उसके इलाके में एक लड़की का शव बरामद हुआ। छानबीन में पता चला कि शव उसी लड़की का है। बताया जा रहा है कि गांव के युवक ने पहले लड़की को अपना प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी का प्रलोभन दिया। इसके बाद 2 साल तक आरोपी छात्रा के साथ संबंध बनाता रहा। जब इसकी भनक छात्रा के परिजनों तक पहुंचे तो शादी से युवक ने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस तक पहुंची और ये बात, हालांकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है फिलहाल के लिए। बता दें, इधर मामले में मोड़ तब आया जब देर शाम थाना क्षेत्र में युवती का शव जो है वो बरामद कर लिया गया। शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उस लड़की की पहचान उसी युवती के रूप में हुई। मृतक छात्रा की मां ने युवक की मां पर लड़के को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। लड़की की मां का कहना है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर महिला अपने घर ले गई। लड्डू में जहर देकर उसे खिलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद शव को कहीं और ले जाकर फेंक दिया गया। इधर जैसे ही युवती का शव बरामद हुआ, पुलिस ने अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस कप्तान ने जांच की बात कही है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस मामले की पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल के लिए पूछताछ की जा रही है। बता दें कि प्रेमिका से संबंध बनाकर शादी
से मुकर गया था प्रेमी और लड़की जिद करने लगी थी शादी की। राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में एक स्कूली छात्र से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कथित रूप से छेड़छाड़ की। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शाहरुख आमतौर पर अंबेडकर नगर, संगम विहार, चिराग दिल्ली इलाके में गाड़ी चलाता है। पुलिस ने कहा ये बच्ची साकेत स्थित अपने स्कूल से ऑटो लेकर अपनी मां से मिलने लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में जा रही थी। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने छात्रा से अश्लील कमेंट कर उसके साथ बदसलूकी कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ड्राइवर ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ। छात्रा किसी तरह ऑटो से लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास बाहर निकल गई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 509 और संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया इस मामले की जांच के दौरान सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जुटाई जा रही है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद कथित ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर लिया गया है। त्रिलोकपुरी संजय लेक में छापेमारी की गई है, लेकिन आरोपी पते पर नहीं पाया गया। वहीं 11 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे टीम ने कार्रवाई करते हुए खानपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास से जाल बिछाया। फिर कथित ऑटो को बदरपुर की ओर से खानपुर की ओर आते देखा गया और रुकने का इशारा किया गया। इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने रफ्तार तेज कर भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उसे रोक लिया और उस पर काबू पा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका ऑटो भी जब्त कर लिया है। तो बता दें, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने ये छेड़छाड़ की है। पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज करके उसे फिलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। खानपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डीजे की धुन को लेकर जमकर विवाद हो गया। यहां से लेकर दो पड़ोसी परिवार में जमकर लाठी डंडे चल गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जन सुनवाई में एक महिला द्वारा शिकायत की गई। उनमें से पड़ोस में रहने वाली एक परिवार ने उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की और इसके बाद उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी। महिला का कहना है कि पुलिस इस पर सुनवाई नहीं कर रही है। मारपीट का ये घटना सीसीटीवी वीडियो में देखी जा सकती है। एरोड्रोम थाना क्षेत्र के अशोक नगर में दो पड़ोसियों में देर रात तक डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि पड़ोसियों द्वारा पुरुष सहित महिलाओं पर भी लात घूंसे और डंडे चला दिए गए। दरअसल घटना एरोड्रोम थाना क्षेत्र के अशोक नगर की बताई जा रही है। एमपीबी के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के पड़ोस में रहने वाले परिवार द्वारा देर तक डीजे बजाया जा रहा था। डीजे की आवाज कम करने के लिए पीड़ित परिवार द्वारा कई बार कहा गया, लेकिन इसे लेकर विवाद हो गया और जमकर मारपीट की गई। वहीं जन सुनवाई में शिकायत करने वाली कविता भवसागर ने बताया कि रात को पड़ोस में रहने वाले 10 से अधिक लोगों ने लात घूसे और डंडों से परिवार की महिला की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बावजूद पुलिस हमारे परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले में संज्ञान लेने के बाद केस दर्ज कराया गया है। राजस्थान में अलग अलग सड़क हादसे में 2 दंपति समेत 8 लोगों की जान चली गई और 2 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बीकानेर टोंक में झुंझुनू जिले में सड़क हादसे में टोंक के सदर थाना क्षेत्र में बाड़ा तिराहे पर लोक परिवहन की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि लोक परिवहन की बस स्पीड में जा रही थी। बाड़ा तिराहे पर कोटा से जयपुर जा रही थी। बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 70 वर्षीय बाइक सवार राधाकृष्ण, 65 वर्षीय पत्नी चाऊ देवी की 68 वर्षीय भाई मेहराम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने लोक परिवहन बस से चालक पर मामला दर्ज कर जांच चल रही है। पुलिस ने बताया है कि बीकानेर के गंगा शहर
थाना क्षेत्र के टेम्पो और टैंकर के भिड़ंत हो गई और दोनों दंपति सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अन्य हादसा लेकर नेखा राजमार्ग पर हुआ है। और थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुताबिक बीकानेर के देशनिर्दोष में टेम्पो की बीकानेर की तरफ आ रहे टैंकर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 58 वर्षीय टेम्पो सवार सुंदरलाल भूरा, 55 वर्षीय पत्नी राजू देवी और 70 वर्षीय बड़े भाई झमरलाल भूरा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय में भेजा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।